बड़ा नाम सुनते थे हाथी की दुम का, जो देखा तो पतली सी रस्सी लगी थी। यह है महाराष्ट्र से स्वघोषित चाणक्य शरद पवार, जो आज किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचे। कहा गया है कि घमंड ईश्वर का आहार होता है, पर यह तो मानते ही नहीं थे। इन्होंने बड़े घमंड से कहा था कि सबसे पंगा ले लेना, पर शरद पवार से पंगा मत लेना। आज इनकी खुद की हालत यह है कि लड़ने वाली 6 पार्टियों में इनकी पार्टी 6वें और अंतिम पायदान पर है। बड़ा नखरा तिल्ला दिखाया, अंतिम चुनाव कहकर विक्टिम कार्ड भी खेला, पर कोई भी धूर्ता काम नहीं आई। परिणाम स्वरूप एमवीए कुल उतनी भी सीटें नहीं जीत पाई जितनी कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने अकेले जीती। शरद पवार उच्च कोटि के गिरगिट हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में आज फिर एक बार यह साबित हो गया। वे अब 14 बार चुनाव लड़ रहे हैं। 4 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। सोनिया गांधी के विरोधी पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री बने। आज फिर सोनिया का दामन थामा, पर लज्जास्पद पराजय ही मिली। वे मुख्यमंत्री बनाते बिगाड़ते थे, अब नहीं निःशक्त हो गए। एक बार का किस्सा मुझे याद आया। शिवाजी पार्क दादर में शिवसेना की विशाल रैली हो रही थी। मराठा हीरो बाला साहेब ठाकरे का भाषण चल रहा था। पत्रकार दीर्घी से टाइम्स ऑफ इंडिया की ओर से रिपोर्टिंग में मैं कर रहा था। अचानक कौतुक भरी मुद्रा में माथे पर हथेली रखते बाला साहेब ने कहा, देखो शायद शरद पवार कहीं बैठा तो है। ठीक कुछ दिन बाद कांग्रेस छोड़कर पवार विरोधी पार्टियों में आ गए। पार्टी को पवार ने वस्तुतः अपना परिवार बना डाला। पुत्री सुप्रिया सांसद है और पार्टी प्रमुख भी। ना जाने क्यों भतीजा अजीत पवार 2 बार छोड़कर गया, लौटा तो फिर गया। आज चाचा के दल बदलू पदों पर चल रहा है। यूं अफसर के मुताबिक शरद पवार के तेवर भी नरम गरम रहते हैं। अब जब सोनिया कांग्रेस अध्यक्ष बनी तो शरद पवार और पीए संगमा ने घोषित कर डाला था कि कांग्रेस अध्यक्ष विदेशी है, अतः राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना कर दी। मगर चंद महीने बाद यही इतालवी नेत्री पवार को भारतीय लगने लगी। मौजूदा निर्वाचन में शरद पवार ने चेतावनी दी थी कि मुझसे पंगा लेना भारी पड़ सकता है। जिन लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। चुनाव के नतीजे सामने आए तो शरद पवार की पार्टी को मुंह की ही खानी पड़ी। शरद पवार की पार्टी को महज 12 सीटों पर जीत मिली तो क्या 44 साल के शरद पवार अब राजनीति से संन्यास लेंगे? क्या यह उनकी आखिरी चुनाव होकर रह जाएगा? शरद पवार को याद दिला दें कि पश्चिमी अफ्रीकी गणराज्य सेनेगल की भाषा में कहावत है, गिरगिट पृथ्वी के अनुरूप रंग बदलता है, पृथ्वी गिरगिट के अनुरूप रंग नहीं बदलती। सेनेगल से सटा हुआ अटलांटिक महासागर मुंबई के अरब सागर से कितना दूर है? आज तक कोई भी समुद्र शास्त्री इसका नहीं पता लगा पाया। शरद पवार और गिरगिट की तरह आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कई बड़े कदावर चेहरे हारे हैं। इसमें से एक नाना पटोले और दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हार गए। नाना पटोले बीजेपी में थे, बीजेपी ने इन्हें सांसद बनाया था, लेकिन कहते हैं कि कुछ प्राणियों को घी हजम नहीं होता। इस तरह से नाना पटोले को घी हजम नहीं हुआ। उसके बाद ये कांग्रेस में गए और ना घर के रहे और ना ही घाट के, चुनाव भी हार गए। कराड़ दक्षिण विधानसभा सीट से पूर्व सीएम चव्हाण को 3,09,355 वोटों से चुनाव हार गए हैं। कराड़ दक्षिण विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अतुल बाबा सुरेश भोसले ने 1,39,505 वोट पाकर जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस प्रत्याशी पृथ्वीराज दाजी साहब चव्हाण रहे और अतुल बाबा ने उनको 3,93,055 वोटों से हराया है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज़। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों में जिस तरह से महायुति ने क्लीन स्वीप किया है, उसने ठाकरे परिवार की राजनीतिक विरासत को खतरे में डाल दिया। नतीजों से ये साफ हो गया है कि न सिर्फ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुख्य राज ठाकरे का राजनीतिक रसूख खत्म हो गया, बल्कि उद्धव ठाकरे भी अपने पिता के बनाए राजनीतिक साम्राज्य को कायम नहीं रख पाए। ऐसे में सवाल है कि परिवार के बंटने से जो वोट कट गए हैं, या वो एक होकर फिर से सेफ हो सकते हैं। यानी कि सवाल यह है कि क्या बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत को सहेजने के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे फिर से एक हो सकते हैं, या फिर अब असली शिवसेना का जो थप्पा एकनाथ शिंदे ने अपने कंधे पर लगा लिया है वो हमेशा हमेशा के लिए अमित हो जाएगा। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे ने जब अपने बेटे उद्धव ठाकरे को अपना उत्तराधिकारी बनाने की बात शुरू की तो भतीजे राज ठाकरे नाराज हो गए और इतने नाराज हुए कि बाल ठाकरे के रहते हुए वो परिवार से अलग हो गए। अपनी पार्टी बनाई और नाम रखा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, यानी कि मन से
2006 में पार्टी बनाने के बाद साल 2009 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो मनसे को कुल 13 सीटों पर जीत मिली थी। 2014 में राज ठाकरे 2 सीटों पर सिमट गए। 2019 में सीटों की संख्या 1 हो गई और 2024 में तो राज ठाकरे 0 हो गए। नेताओं की तो बात छोड़ ही दीजिए, राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी अपना पहला ही चुनाव हार गए। उद्धव ठाकरे के साथ भी कुछ बेहतर नहीं हुआ। 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी का साथ क्या छोड़ा, पूरी पार्टी ने ही उद्धव को किनारे लगा दिया। जैसे ही एकनाथ शिंदे को मौका मिला उन्होंने पार्टी तोड़ दी और बीजेपी के साथ आ गए। वो न सिर्फ मुख्यमंत्री बने बल्कि उद्धव ठाकरे की पूरी राजनीति को ही खत्म कर दिया। 2024 में तो एकनाथ शिंदे ने साबित भी कर दिया कि असली शिवसेना और उसका वारिस ठाकरे परिवार नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे है। ऐसे में अब 5 साल तक तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों को ही इसी नतीजे से संतोष करना होगा। अगर उन्हें बाल ठाकरे की विरासत बचानी है, फिर से महाराष्ट्र में शिवसेना का वर्चस्व कायम करना है, फिर से खुद को साबित करना है, तो शायद उनकी एकजुटता ही इसमें मदद कर सकती है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो कहते हैं कि एक है तो सेफ है। परिवार एक रहा तो शायद विरासत भी सेफ रहेगी, वरना तो पार्टी और परिवार के बंटने पर शिवसेना मनसे के वोट कैसे कटे हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव का नतीजा इसका गवाह है। वहीं महाराष्ट्र में करारी हार के बाद अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पत्र परिषद आयोजित कर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो जीता है उन्हें भी यही अनुमान नहीं था कि नतीजा आएगा। हम ये मानकर चल रहे थे कि हमें जनादेश मिलेगा, जनता हमारा साथ देगी, राज्य के किसान इनसे नाराज हैं। रमेश ने कहा 4 से 5 महीने जो एक माहौल था आज भी वही माहौल है। हमें ये मानकर चल रहे थे, सभी का यही मानना था, लेकिन जो नतीजे आए वो एकदम ही विपरीत आए। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हम अपने एजेंडे से पीछे हटेंगे, हम संगठन को पुनर्जीवित करेंगे। उन्होंने कहा कि धक्का मिला है ये सही है, लेकिन ये धक्का दिया गया है। कोई षड्यंत्र है कहीं हमें हराने का। हमारे लिए कहीं खुशी कहीं गम है, कहीं जीते हैं कहीं हारे हैं। जो सामाजिक मुद्दे हम उठाते आए हैं हम उठाते रहेंगे। अडानी का मसला रहेगा, जातीय जनगणना, संविधान की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाने हैं हम वो उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि टारगेट करके चुनाव का ये रिजल्ट निकाला गया है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी पर लगाए गए आरोपों ने विपक्षी पार्टियों को मोदी सरकार पर निशाना साधने का मौका दिया। हालांकि अडानी को भ्रष्ट साबित करने और पीएम मोदी को इस मामले से जोड़ने के प्रयास में कांग्रेस प्रवक्ता अजय वर्मा ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपनी पार्टी के लिए शर्मिंदगी का कारण बना दिया। 21 नवंबर को दूरदर्शन न्यूज के एक डिबेट शो में अडानी पर लगे आरोपों को लेकर चर्चा हो रही थी। कांग्रेस प्रवक्ता अजय वर्मा ने विपक्ष की इस धारणा को आगे बढ़ाने की कोशिश की। पीएम मोदी और गौतम अडानी बहुत करीबी हैं और इसे साबित करने के लिए वर्मा ने अपने मोबाइल पर एक तस्वीर दिखाई, जिसे उन्होंने पीएम मोदी और गौतम अडानी की तस्वीर साझा। लेकिन बहस के दौरान पैनलिस्ट हंस पड़े क्योंकि वह तस्वीर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा और अडानी की थी। शो में शामिल ओनली फैक्ट इंडिया के संस्थापक विजय पटेल ने मजाक में कहा, यह फोटो मोदी जी के साथ नहीं जीजा जी के साथ है। यह तस्वीर 2009 की थी जब रॉबर्ट वाड्रा ने यूपीए सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद अडानी के मुंद्रा स्थित पोर्ट और SEZ का दौरा किया था। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार वाड्रा की यह यात्रा एक केंद्रीय मंत्री द्वारा आयोजित की गई थी जो अडानी समूह के करीबी थे। गौतम अडानी और उनके साथ अधिकारियों पर अमेरिकी न्याय विभाग ने भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अजियोर पावर ग्लोबल लिमिटेड को सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष शर्तों पर ठेके देने के बदले $250 मिलियन की रिश्वत दी गई। हालांकि कांग्रेस और वामपंथी विचारधारा वाले ग्रुप अमेरिका न्याय विभाग के इन आरोपों को सत्य मानते हुए प्रचारित कर रहे हैं, पर आरोपों के अनुसार रिश्वत 2021 से 2022 के बीच दी गई थी। इसी दौरान जिन राज्यों का नाम सामने आया है उनमें से एक भी राज्य भाजपा शासित नहीं था। इन राज्यों में तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश शामिल है। बता दें कि गौतम अडानी पर राहुल गांधी का खास फोकस है। शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जब राहुल गांधी अडानी पर टिप्पणी ना करें, पीएम मोदी पर पक्षपात ना आरोप ना लगाएं। उन्होंने मोदानी जैसे शब्द गढ़े और दावा किया कि पीएम मोदी अडानी के कर्मचारी हैं। लेकिन यह विडंबना है कि कांग्रेस पार्टी जो अडानी को भ्रष्ट साबित करने की कोशिश करती है, उसी पार्टी की तेलंगाना सरकार हाल ही में 2024 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान अडानी समूह के साथ 12,400 करोड़ रुपए के 4 समझौतों पर हस्ताक्षर करती है। भाजपा ने राहुल गांधी के बयान को लेकर कहा कि राहुल लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यह उसी का हिस्सा है। भाजपा प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने कहा कि जहां तक अडानी समूह के खिलाफ आरोपों का सवाल है तो यह कंपनी पर है
कि वे स्पष्टीकरण जारी करके अपना बचाव करे, कानून अपना काम करेगा। संबित पात्रा ने कहा कि जहां सरकारी अधिकारियों को कथित तौर पर रिश्वत दी गई थी, वहां उस समय भाजपा की सरकार नहीं थी। कांग्रेस और उसके सहयोगी छत्तीसगढ़ व तमिलनाडु में सत्ता में थे, तो वहीं YSR कांग्रेस और बीजू जनता दल का क्रमशः आंध्र प्रदेश और ओडिशा पर शासन था। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। संविधान का प्रस्तावना में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्दों को जोड़ने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतिम सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है और इसे 25 नवंबर को सुनाने की घोषणा की है। यह मामला 42वें संविधान संशोधन से जुड़ा है, जिसमें 1976 में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द संविधान के प्रस्तावना में जोड़े गए थे। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह संशोधन असामान्य परिस्थितियों में किया गया और इसे राज्यों की मंजूरी के बिना लागू किया गया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने सुनवाई के दौरान कहा कि 42वें संशोधन की पहले भी न्यायिक समीक्षा हो चुकी है। उन्होंने कहा, हम ये नहीं कह सकते कि संसद ने जो पहले किया था वह सब कुछ गलत है। बेंच ने यह भी कहा कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म की परिभाषा को पश्चिमी दृष्टिकोण से देखने के बजाय भारतीय संदर्भ में समझा जाना चाहिए। बेंच ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए सवालों पर भी चर्चा की, जिसमें तर्क दिया गया कि संविधान में इन शब्दों को जोड़ना लोगों को एक विशेष विचारधारा मानने के लिए बाध्य करने जैसा है। चीफ जस्टिस ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा, ऐसा तो कोई भी नहीं कर रहा है। SR बोमई केस का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा कि इस पूरे मामले में सेकुलरिज्म की परिभाषा पहले ही विस्तार से दी जा चुकी है। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने इस संशोधन को चुनौती दी। उनका कहना है कि सेकुलर और सोशलिस्ट शब्दों को जोड़ने का तरीका सही नहीं था और इसे राज्यों की मंजूरी के बिना लागू किया गया। दूसरी ओर CPI नेता और राज्यसभा सांसद बिनोय विश्वम ने इन याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म भारत की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण संदर्भ हैं। 1976 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संशोधन के माध्यम से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े थे। यह संशोधन लोकसभा के एक विशेष सत्र में पारित किया गया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह संशोधन न केवल विवादास्पद था, बल्कि इसे बिना व्यापक बहस के लागू किया गया, जो संविधान के संघीय ढांचे के विपरीत है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट 25 नवंबर को अपने फैसले में क्या निष्कर्ष निकालता है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारतीय संविधान और उसकी व्याख्या के लिए एक ऐतिहासिक दृष्टांत स्थापित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर को कहा था कि धर्मनिरपेक्षता को सदैव भारतीय संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग माना गया है तथा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को पश्चिमी अवधारणा की तरह नहीं माना जाना चाहिए। 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, जबकि इसकी स्वीकृति की तिथि 26 नवंबर 1979 को बरकरार रखा जा सकता है। इससे पहले भी सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी की याचिका को बलराम सिंह और अन्य द्वारा दायर अन्य लंबित मामलों के साथ सुनवाई के लिए संबद्ध किया था। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने का अनुरोध किया था। स्वामी की दलील में कहा गया कि प्रस्तावना ने न केवल संविधान की आवश्यक विशेषताओं को बल्कि उन मौलिक शर्तों को भी इंगित करती है जिनके आधार पर इसे एकीकृत समुदाय बनाने के लिए अपनाया गया था। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।